हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न देखने वाले हैं और ये हमारा सेट नंबर 1 होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के 5वां सेट आएंगे। पाँचों सेटों को आपको अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लेना है और आपको याद भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख के भूल गए, तो ऐसा नहीं, आपको याद भी रहना चाहिए पाँचों सेट। तो इतना आप लोग कर लेते हैं तो सारा प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा। तो पाँचों सेटों को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और पीडीएफ के लिए, साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो दोनों को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देखते हैं। और सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आएगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम यहाँ पर मिल रहा है, मेरे को टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। इसके बाद चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, और आपको दोनों मीडियम में क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट का अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट है हमारे पास, जो कि इतना गिवन है, ठीक है। इफ इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 8.9 और इसका इक्विवेलेंट वेट हमको गिवन है। द एग्जैक्ट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट वुड बी, तो इसका एग्जैक्ट एटॉमिक वेट क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है और ऑप्शन हमको गिवन है, ठीक है। हिंदी में देखते हैं क्या है। किसी तत्व का अनुमानित परमाणु भार, ठीक है, अनुमानित यानी कि बोल सकते हैं कि लगभग जो इसका दिया गया परमाणु भार इतना है। यदि इसका समतुल्य भार इतना है, समतुल्य भार हमको दे दिया और अनुमानित परमाणु भार दे दिया, तो तत्व का सही परमाणु भार यानी कि वास्तविक परमाणु भार क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे सोल्व, देखिएगा बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है कि हमको अगर एटॉमिक वेट निकालना तो क्या करना होगा। तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू होता है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला। अगर हमको एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए, तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट पता होना चाहिए और इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम लोग इसी प्रकार, और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर को AW से डिनोट कर दें और वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट को N से और इक्विवेलेंट वेट को EW से डिनोट यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये मतलब हमारा फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है। इसी फॉर्मूला से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सबसे पहले वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। अगर ये निकाल लेते हैं तो हम लोग एटॉमिक वेट निकाल लेंगे। तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। तो N इज इक्वल टू हो जाएगा AW/EW। AW क्या है, EW क्या है, तो अभी तुरंत मैंने आपको बताया, ठीक है। और हमको AW गिवन है जो कि अनुमानित है, अनुमानित हमको गिवन था ना 26.89, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। और इसके बाद EW यानी कि इक्विवेलेंट वेट जो कि क्वेश्चन में 8.9 गिवन था, तो ये भी पुट कर दिया। तो हमारा N निकल के आ गया जो कि है 3। कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आएगा। तो बस अब हम लोग इस फार्मूला में पुट करेंगे सारा वैल्यू और हमारे यहाँ पर एग्जैक्ट एटॉमिक वेट यानी कि वास्तविक एटॉमिक वेट हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो नाउ यूज फार्मूला, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू N, N यहाँ पर हमारे पास 3 निकल का है, तो 3 पुट कर दिए। और फिर EW यानी कि इक्विवेलेंट वेट जो कि क्वेश्चन में 8.9 गिवन था, तो बस दोनों को पुट किए, गुना किए, तो आ गया 26.7 जो कि हमारा एग्जैक्ट वेट है, ठीक है। ये है हमारा एग्जैक्ट वेट या फिर बोल सकते हैं असली वाला, अनुमानित नहीं बल्कि असली। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए D, ऑप्शन नंबर D यानी कि घ। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा बिल्कुल आपका सही, ये हमारा सही परमाणु भार है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है हमारे पास। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 6 ग्राम कार्बन में कितने मोल यहाँ पर प्रेजेंट है ये आपको बताना है, ठीक है। 6 ग्राम कार्बन में उपस्थित मोल की संख्या आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है। तो देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, जिसको कि हम लोग N से डिनोट करते हैं। और ये आपको 12th क्लास में भी काम आएगा और ये मतलब हर एक क्वेश्चन में काम आएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला को जरूर याद रखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग N से डिनोट करते हैं और N इज इक्वल टू होता है मास। और मास का मतलब यहाँ पर क्या है, मास का मतलब है गिवन मास, जो हमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा ना वही गिवन मास। और अपॉन में है मोलर मास, और मोलर मास को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो मतलब फार्मूला हो जाता है N इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन
कैपिटल एम, ये हो जाता है फार्मूला। ठीक है, तो हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो एन इज इक्वल टू गिवन मास हमारे पास 6 ग्राम था, 6 ग्राम कार्बन बोला था ना, तो 6 रख दिए। और अगर कार्बन का मोलर मास देखें तो 12 आता है। क्यों? ये मोलर मास मतलब कैसे कैलकुलेट होता है, तो जो इसका मतलब तरीका तो बहुत है कैलकुलेट करने का, लेकिन मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। जो इसका परमाणु क्रमांक होता है उसमें 200 गुना कर देते तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग सभी का लगभग कैलकुलेट करते हैं। एक दो एक्सेप्शन होता है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो होता ही, आप लोग जानते हैं। तो मतलब ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर अब यहाँ पर इसको मतलब डिवाइड करते हैं तो 0.5 मोल आ जाएगा। तो 0.5 मोल आ जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्या है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्राइड आयन इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 मोलर। यहाँ पर कैपिटल एम के क्या मतलब है? मोलर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, AgNO3 एंड 0.1 मोलर NaCl आर मिक्स्ड टुगेदर। तो 4 ऑप्शन गिवन है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। क्या बोल रहा है, यदि 0.1 मोलर AgNO3 और 0.1 मोलर NaCl के बराबर मात्रा को मिलाया जाए, इनका बराबर मात्रा को मिलाया जा रहा है, तो नाइट्राइड आयनों की सांद्रता क्या होगी? तो इससे जो बनेगा नाइट्राइड आयन, इसकी सांद्रता क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे सोल्व। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए एक बैलेंस इक्वेशन बनाएंगे, जो कि क्या होगा, तो AgNO3 प्लस NaCl इज इक्वल टू हो जाएगा AgCl प्लस NaNO3। तो ये है हमारा बैलेंस इक्वेशन, जिसमें कि हमारे 1 मोल है AgNO3 और यहाँ पर हमारे पास इस मतलब सब कुछ 1-1 मोल है, तो सब कुछ 1-1 मोल ही मिल रहा है। 1 मोल ये भी है तो 1 मोल हमको ये भी मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन के बेसिस पर क्या कंक्लूजन हमारे पास आता है। फ्रॉम द इक्वेशन वी कैन सी दैट 1 मोल ऑफ AgNO3 यानी कि 1 मोल ऑफ AgNO3 ये प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ नाइट्रेट आयंस, 1 मोल नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और 1 मोल का मतलब क्या है, तो क्वेश्चन में हमको गिवन है। तो बस अब कंसंट्रेशन के लिए फार्मूला लगा देंगे। तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रस आयन यानी कि नाइट्रेट आयन के मोल को ऊपर रखेंगे और अपोन में कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूटिव। तो 0.1 यहाँ पर मोल हो जाएगा और अपोन में 2 हो जाएगा, तो जो कि 0.05 मोलर हो जाएगा। राइट आंसर जो कि कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, ऋणात्मक आवेशकण कहलाते हैं। जो क्या कहलाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। क्या बोलते हैं? एनायन। एनायन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है और चारों में से कौन प्रेशर का यूनिट नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव या फिर बोल सकते हैं दाब की इकाई नहीं है? ठीक है, तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, केजी पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा दाब का इकाई नहीं है, दाब का मात्रा का नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है, बार में भी माप सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी माप सकते हैं, टोर में भी माप सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ अ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H3PO4। तो हिंदी में देखते हैं, H3PO4 के 1 मोलर विलयन की नॉर्मेलिटी क्या होगी। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है हिंदी में नॉर्मलता। क्या? नॉर्मलता होता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं नॉर्मलता। तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलालिटी। इसके तो मतलब 2 फार्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको मोलारिटी गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाएंगे, जो कि ये होगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मोल। ठीक है, और इसको हम लोग नॉर्मेलिटी को n से और मोलारिटी को कैपिटल M से और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मोल को स्मॉल n से डिनोट कर सकते हैं, जो कि फार्मूला हमारे पास ये बन के आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इन द केस ऑफ H3PO4, तो जो हम जिसके बारे में हमसे सोल्व करने के लिए बोला है उसके बारे में बात करेंगे। तो इक्विवेलेंस फैक्टर n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसके लिए इक्विवेलेंस यानी कि जो स्मॉल n का वैल्यू है 3 आएगा। क्यों? सिंस H3PO4 कंसंट्रेशन डोनेट 3 हाइड्रोजन आयंस, यानी कि जो इसका कंसंट्रेशन 3 हाइड्रोजन आयन डिनोट करेगा, इसी वजह से जो स्मॉल n का वैल्यू इसका 3 आ जाएगा। तो बस अब रखेंगे मान, हमको मोलारिटी का मान क्वेश्चन में गिवन है जो कि 1 था, और यहाँ से हमने n का स्मॉल n का मान निकाल ही लिया जो कि 3 है, और गुना करेंगे तो 3n आ जाएगा हमारे पास आंसर, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। क्या?
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द 111 ग्राम ऑफ CaCl2, यानी कि 111 ग्राम CaCl2 में कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, ये आपसे पूछ रहा है। हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए, 111 ग्राम CaCl2 में उपस्थित आयनों की कुल संख्या कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2, यानी कि CaCl2 में कितने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, सबसे पहले हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना अभी तुरंत मैंने आपको ऊपर सिखाया है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 ही था आई थिंक, हाँ। तो इसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था गिवन मास, तो गिवन मास से 111 अपॉन में मोलर मास, तो CaCl2 का मोलर मास होता है 110.98, यानी कि लगभग 111 ही हो गया। तो इसको हम लोग लगभग 1 मोल बोल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब देखिए अगर फॉर्मूला की बात करें तो CaCl2 कैसे टूटेगा, Ca2 प्लस में और 2Cl माइनस में टूटेगा, यानी कि 1 मोल तो ये हो गया और 1 मोल ये और 2 मोल ये, तो 3 मोल इधर हो गए और 1 मोल हो गया, मतलब कि 1 मोल टूट के ये 3 मोल बनाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 111 ग्राम ऑफ ईच इज 1 मोल Ca2 प्लस 2 मोल ऑफ Ca माइनस इज इक्वल टू 3 मोल ऑफ क्या जाएगा आ जाएगा, मतलब कि 3 मोल आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा 3 मोल, क्या जाएगा 3 मोल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी करेक्ट आपका, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 3 मोल। और समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग वेट्स द मोस्ट, और हिंदी में देखिए निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा। तो किसका भार सबसे अधिक होगा ये आपसे पूछा है, तो सबसे अधिक भार किसका होगा, तो सबसे अधिक भार होगा 1 मोल ऑफ सोडियम, किसका 1 मोल ऑफ सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, यानी कि 1 मोल सोडियम का भार सबसे अधिक होगा। ठीक है, 1 मोल सोडियम का भार सबसे अधिक होगा, कैलकुलेट करके आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि जो प्रेशर एंड टेम्परेचर है इसको कांस्टेंट रख लीजिए या फिर सेम रख लीजिए, ठीक है, दोनों बात एक ही है। 40 ml ऑफ स्लेटली मॉइस्ट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन मिक्सड विथ 20 ml ऑफ अमोनिया गैस, द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी। तो यहाँ पर देखिएगा हिंदी में, दाब और तापमान के समान स्थितियों में 40 ml हल्के नमक युक्त हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को 20 ml अमोनिया गैस के साथ मिलाया जाता है, तो समान तापमान और दाब पर गैस की अंतिम मात्रा होगी। तो अंतिम मात्रा पूछा है, तो कैसे करेंगे कैलकुलेट देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, तो HCl प्लस में NH3 जो हो जाएगा NH4Cl। ठीक है, और NH4Cl हमारा सॉलिड रहेगा, बाकी ये दोनों गैस में रहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पर आपको मतलब इस लैंग्वेज से नहीं समझना है, तो सीधा सीधा ये समझिए कि 1 मोल ये है, 1 मोल ये भी है, और हमारा जो इधर बना ये भी हमारा 1 मोल है, मतलब कि तीनों बराबर है। तो कहने की ये मतलब है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या है कि देयरफॉर 40 ml ऑफ HCl will react with 40 ml of NH3 to produce 40 ml of NH4Cl, यानी कि 40 ml HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा, NH3 के साथ, तो 40 ml ही बनाएगा NH4Cl। कहने का मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है, हाउएवर NH4Cl इज अ सॉलिड, और यहाँ पर जो NH4Cl है हालांकि ये क्या है, ये एक सॉलिड है। सो इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस मिक्सर, और इसीलिए फाइनल गैस मिक्सचर में कंट्रीब्यूट अपना नहीं करेगा, मतलब अपना योगदान नहीं देगा, इसीलिए जो इसका फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा 20 ml आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 ml। तो राइट आंसर की बात करें तो हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 ml आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा हमारे पास 10 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंट एनालिसिस गेव कार्बन इतना परसेंटेज है और हाइड्रोजन इतना परसेंटेज है, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी। तो ये सारा कुछ आपको डाटा दे दिया। अब इसके बेसिस पर आपसे एम्पिरिकल फार्मूला पूछ रहा है। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयामी, पता नहीं क्या बोलते हैं, हिंदी में नहीं पता मेरे को। देखिए 10 नंबर वाला, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, इसके तत्वीय विश्लेषण, कार्बन इतना परसेंट, हाइड्रोजन इतना परसेंट दिया है, यौगिक का अनुभाविक सूत्र आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला आपसे पूछ रहा है, तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, बहुत ही सिंपल होता है। क्या करेंगे देखिए, ये मतलब स्टेप वाइज आपको समझाता हूँ। फर्स्ट वी नीड टू डिटरमाइन द
मास ऑफ ईच एलिमेंट इन अ 100 ग्राम सैंपल। कहने का मतलब है कि या तो आप लोग ये लैंग्वेज लिख दीजिए कि हम लोग मान रहे हैं यहाँ पर कि ये जो जितना भी मास है हम लोग 100 ग्राम में सारा कुछ ले रहे हैं, या फिर डायरेक्टली आप लोग ऐसा कीजिए कि क्या कीजिएगा कि लिखिएगा लेट 100% इज इक्वल टू 100 ग्राम। मतलब कि 100% के यहाँ पर मतलब क्या है, 100 ग्राम है। 100% का मतलब यहाँ पर 100 ग्राम है, हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज ग्राम मतलब कितना है ये हम लोग इजीली निकाल पाएंगे। और अगर ये नहीं लिखना चाहते तो ये लैंग्वेज लिख दीजिए, कोई एक कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इस प्रकार से तो 100 ग्राम में लेकर के चल रहे हैं, तो परसेंट के हिसाब से कार्बन का मास आ जाएगा 38.71 ग्राम, हाइड्रोजन का आ जाएगा 9.67 ग्राम। अब पूरा होता है 100 ग्राम, ठीक है, पूरा होता है 100 ग्राम। तो ऑक्सीजन का अगर हम लोग निकालें तो 100 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन का हमारे पास निकल जाएगा। तो तीनों का हम लोग मास निकाल लिए। अब क्या करेंगे, तीनों का मोल निकालेंगे कि कितना कितना मोल है। तो मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तीनों का मोल्स निकालेंगे। और मोल्स निकालना मैं आपको 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूं सिर्फ इसी वीडियो में, ठीक है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऐसे ही सब में करेंगे। तो गिवन मास है इसका 38.71, मोलर मास होता है 12, तो जो कि आ जाएगा इतना मोल। और हाइड्रोजन का गिवन मास है 9.67 और इसका मोलर मास होता है 1 होता है, या फिर एग्जैक्ट की बात करें तो एग्जैक्ट होता है 0.01। तो डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसके बाद मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो इसका गिवन मास है 51.62 और इसका जो मोलर मास होता है ये होता है 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.23, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं अगर तीनों का रेशियो हम लोग ले, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर तीनों का रेशियो ले तो हमारे पास रेशियो क्या निकल कर जाएगा 1:3:1 आ गया। कहने का क्या मतलब है कि अगर ये 3 है तो ये इसका 3 गुना है, 3 3 9 आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये लगभग दोनों बराबर है, ये दोनों लगभग बराबर है, यानी कि 1:1, और ये है इसका 3 गुना, यानी कि 1:3:3 आएगा। तो बस अब इसी के बेसिस पर इंपेरिकल फार्मूला बनता है। कार्बन 1 रहेगा यानी कि C, और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 गुना है तो H3 रहेगा, और ऑक्सीजन भी 1 रहेगा। तो बस यही हमारा इंपेरिकल फार्मूला CH3O। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C देखिए CH3O, आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर वाला। हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है। 4 ऑप्शन गिवन है, हिंदी में भी वही है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास क्या, थॉमसन ने। किसने खोज की, थॉमसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 11 नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 12 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल। हाँ, एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। हिंदी में यही कहा जाएगा कि मुख्य क्वांटम संख्या का वर्णन करती है। तो क्या करती है, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या किसका वर्णन करती है, तो कक्षा की ऊर्जा और आकार का वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हमारे पास 12 नंबर वाला क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 13 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। हिंदी में क्वेश्चन देखिएगा, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आंसर है, और ये इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट भी था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास कौन सा है, हाँ, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस का जगह, हीलियम न्यूक्लियस, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। क्या जगह, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, यानी कि हीलियम नाभिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट। इसके बाद 14 नंबर वाला क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल, यानी कि अबाउ के नियम के अनुसार विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड फर्स्ट, यानी कि कौन सा ऑर्बिटल सबसे पहले भरा जाएगा। अभाव के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कक्षीय सबसे पहले भरा जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर है 5D या फिर 4P या फिर 3P या फिर 2S। तो सबसे पहले कौन सा भरेगा, ओबियसली सबसे पहले 2S भरेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 15 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंस इट केमिकल बिहेवियर, ठीक है। और हिंदी में देखते हैं कि किसी तत्व का कौन सा गुण उसके रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करता है। कोई तत्व है तो उसका कौन सा गुण उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर आ जाएगा कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो एक एलिमेंट का वैलेंसी यहाँ पर मतलब ये डिसाइड करेगा केमिकल बिहेवियर को। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या जगह, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, जो कि क्या है
तत्व की संयोजकता क्या है, तत्वों की संयोजकता हिंदी में बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट मैच द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइसोटोप, यानी कि एक आइसोटोप के करेक्टरिस्टिक को कौन सा मैच नहीं करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, इसके अकॉर्डिंग बताना है। हिंदी में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप की विशेषताओं से मेल नहीं खाता। ठीक है, आइसोटोप की विशेषता से मेल नहीं खाता मतलब कि मैच नहीं करता। ठीक है, तो 4 ऑप्शन गिवन है। राइट आंसर की बात करें तो हमारे पास राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन डिफरेंट एलिमेंट। तो क्या बोल रहा है कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि आइसोटोप्स एटम का डिफरेंट एलिमेंट हो रहा है, ये बोल रहा है, जो कि मैच नहीं करता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, हिंदी में क्या है कि आइसोटोप के विभिन्न तत्वों के परमाणु आइसोटोप विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, तो ये गलत है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, नॉट मैचिंग ना, नहीं मेल नहीं खाता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 17 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम सेट ऑफ ऑल फॉर क्वांटम नंबर्स। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों में, ठीक है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों में क्वांटम नंबरों का समान सेट नहीं होता है। क्या ये सही बात है या फिर गलत है, सिर्फ आपको ये बताना है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है या फिर फॉल्स है। तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट, यानी कि ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 18 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द टू विल बी केमिकली मोर रिएक्टिव, सल्फर या फिर विथ एटॉमिक नंबर 16 या फिर क्लोरीन विथ एटॉमिक नंबर 17। तो कौन सा यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा अधिक रासायनिक रूप से सक्रियशील होगा, सल्फर जिसके की परमाणु संख्या 16 है या फिर क्लोरीन जिसकी परमाणु संख्या 17 है, कौन सा यहाँ पर ज़्यादा सक्रियशील या फिर बोल सकते हैं कि रिएक्टिव होगा। तो राइट आंसर की बात करते क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर जगह हमारे पास क्लोरीन। कौन, क्लोरीन ज़्यादा यहाँ पर रिएक्टिव होगा, क्लोरीन ज़्यादा यहाँ पर अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, क्लोरीन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, सेकेंड लास्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, कौन सा वैलेंसी प्रदर्शित नहीं करता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास कार्बन। कार्बन जो है ये वैलेंसी प्रेजेंट नहीं करता है, शो नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, कार्बन। इसके बाद है लास्ट वन 20 नंबर वाला क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल हुज आई इज 1। तो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल हुज आई इज 1। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ऑर्बिटल का आकार क्या है जिसका आई 1 है, और आई का यहाँ पर मतलब क्या है जरा सा समझिएगा। आई यहाँ पर क्या है, तो ये है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो जिसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, ठीक है, जिसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, ठीक है, उसका शेप कैसा होगा ये पूछ रहा है। अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा डम्बल, यानी कि जिसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होगा उसका शेप कैसा होगा, डम्बल होगा। कैसा, डम्बल। तो हिंदी में भी इसको डम्बल ही बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इन चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले रखे थे। आई थिंक आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग जितना यहाँ पर सपोर्ट दिखाएंगे उतना ही सपोर्ट मेरी तरफ से ज़्यादा मिलता रहेगा, उतना ही ज़्यादा मैक्सिमम वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। सभी सब्जेक्ट का 5वां सेट आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट आएगा सभी सब्जेक्ट का। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।